कंटेंट क्रिएशन की ज़िंदगी कैसी है और डॉक्टर की ज़िंदगी कैसी है? दोनों अपनी अपनी जगह अच्छी हैं, डिपेंड करता है आपकी चॉइसेस पे। कभी तुम लोग के साथ हुआ है किसी ने कोई चीज़ बोली हो, यार वो फलाना कोई मुर्दा कट रहा हो तो उसकी एक पित्ता दे दो? मेडिकल कॉलेजेस में जाएँ तो बर्नियों में रखी हुई होती चीज़ें, मतलब कोई हार्ट निकाल के रखा होता है, किडनी या बच्चे छोटे छोटे वो बर्नीस के अंदर रखे होता है। जिना हॉस्पिटल में आपका एक वाक़या लिखा हुआ है, जिना हॉस्पिटल का एक सीन है, क्या वहाँ पे जिन्नात हैं? जिना हॉस्पिटल का जो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है वो है ही पुरअसरार, उसके बारे में। मैं एक दफ़ा बासी शहीद अस्पताल गया था और वहाँ के इमरजेंसी वार्ड में गया था। वहाँ पे मैंने एक आदमी को देखा जिसका आधा हिस्सा जला हुआ था और उसका एक हाथ भी नहीं था। तो मैं थोड़ी देर एक सेकंड के लिए देख के मुझे लगा कि यार ये क्या सीन है। तो वहाँ का सेकंड फ्लोर आप बताते हैं हॉन्टेड था? वहाँ के सेकंड फ्लोर हॉन्टेड था और वहाँ पे जाना बंद था हम लोगों का। मेल आसिफ है, बच्चे हैं, इवन बुजुर्ग भी रहते हैं ऊपर, जो कि रात के वक्त तो बिल्कुल ही जाना मना, ऊपर से आवाज़ें आती थी। ऐसी एक बिल्डिंग है IH चंडीगढ़ रोड पे, उस बिल्डिंग के अंदर एक बहुत बड़ा एक और उनका जो 5th फ्लोर है वो खाली है। वो पूरी बिल्डिंग आबाद है, लेकिन सबको मालूम है रजिस्टर्ड के 5th फ्लोर हॉन्टेड है, 5th फ्लोर पे जाना मना है, 5th फ्लोर के बारे में कोई बात ही नहीं करे। जैसे इस बिल्डिंग में हमें लगता था कुछ मामलात हैं। हमने कहा पता करा तो पता चला इस बिल्डिंग में जनाब एक टाइम पे मर्डर हो चुका है। आपकी अम्मी का इंतकाल कौन से साल में हुआ था? मेरी अम्मी का इंतकाल 2024 में हुआ था। तो मैंने काफ़ी पढ़ना शुरू किया कि डेथ क्या होती है, या डेथ इंसान जब मरता है तो वो किधर जाता है। मैं उस एरिया के अंदर हूँ जहाँ पे मलिकुल मौत मौजूद हो। न्यू बॉडी आई है, उसके अंदर स्मेल आती थी, तो मुझे इतनी आदत हो गई थी कब्रिस्तान जाने की कि उस स्मेल की मुझे आदत हो गई थी। और वो तुम्हें अच्छी लग रही थी खुशबू? हाँ, एक आदत हो गई थी मुझे उस खुशबू की। ओह। और अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दर हकीकत के एक और नए एपिसोड में आप सब लोगों को वेलकम। कहानियाँ हर किसी के पास होती हैं, वाक़यात हर किसी के साथ कोई ना कोई होता है। जिनके साथ होते हैं वो आके हमसे शेयर करते हैं और वही कहानी हम आप लोगों से शेयर करते हैं। रिसेंटली मुझे समी सानी साहब का मैसेज आया था, उन्होंने मुझे कंग्रेचुलेट किया था अबाउट माई फ़िल्म ज़ॉम्बीड। अगर आप लोगों ने ज़ॉम्बीड नहीं देखी है तो जाके देखना, मुझे बताना कैसी लगी फ़िल्म। ज़ॉम्बी अपोकलिप्स पर है। और दूसरी बात ये, थैंक यू सानी सर, आपने मुझे बोला कि दर हकीकत नहीं रुकना है। इंशाल्लाह दर हकीकत नहीं रुकने वाला और बहुत सारी नई नई चीज़ें आने वाली हैं। एनीवे, अगर आपके साथ ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या हुआ है जिसको आपको लगता है कि यार ये दुनिया के सामने मुझे बताना चाहिए, तो आप इस पॉडकास्ट का हिस्सा बन सकते हैं, आके हमें कहानियाँ सुना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर एक गूगल फॉर्म है, ठीक है। मैं हमेशा बताता हूँ ये चीज़, यार आई एम श्योर अब तक तो तुम लोग को पता होना चाहिए कि मैं क्या क्या किससे कहानियाँ बोलता हूँ। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सामने हैंडल आ रहा होगा मेरा, फॉलो कर सकते हो। अच्छा, मुझे बहुत सारे अभी मैसेजेस आए हैं अबाउट जो अभी कुछ अर्सा पहले मैंने एक पॉडकास्ट किया था, एक बाबा का, वो आए थे, उन्होंने यहाँ पे सारी जो है डिस्कशन किया था। तो काफ़ी सारे लोग मुझसे नंबर मांग रहे हैं। देखें, मैं किसी का नंबर देता नहीं हूँ, सही है। अगर आपके अंदर जुस्तजू है, अगर आपको लगता है कि नहीं यार हमें बहुत ज़रूरत है, तो उस पॉडकास्ट को अगर आप गौर से सुनेंगे तो उन्होंने तो अपना पूरा एड्रेस तक बताया हुआ है। तो आप ख़ुद जाइए, ख़ुद जाके बात कीजिए। अब मैं किसी का नंबर ना मैं लेता हूँ ना मैं देता हूँ, लेन देन का काम मैं नहीं करता। आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो एक कंटेंट क्रिएटर हैं, डॉक्टर हैं, और उनसे मेरी एक दफ़ा पहले मुलाकात भी हो चुकी है। मिस्टर उसामा इदरीस खान सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं खुश, आप कैसे हैं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से। कंटेंट क्रिएशन की ज़िंदगी कैसी है और डॉक्टर की ज़िंदगी कैसी है? दोनों अपनी अपनी जगह अच्छी हैं, डिपेंड करता है आपकी चॉइसेस पे। तुम्हें किस में से ज़्यादा मज़ा आ रहा है? मुझे मज़ा तो अपने मेडिकल प्रोफेशन में आता है। हैं? हाँ मतलब तुमने देखा है पोस्टमार्टम वगैरह सारे? हाँ हाँ, पोस्टमार्टम बोल रहा हूँ, पोस्टमार्टम। हाँ सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। पोस्टमार्टम पे जोक नहीं करना चाहिए, पता है? हाँ, पोस्टमार्टम पे नहीं, पोस्टमार्टम पे कर लिया। पोस्टमार्टम पे भी नहीं करना चाहिए जो, यार बंदा खोल रहे हो। कभी तुम लोग के साथ हुआ है किसी ने कोई चीज़ बोली हो, यार वो फलाना कोई मुर्दा कट रहा हो तो उसकी एक पित्ता दे दो, या कोई?
नहीं ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता? नहीं, अगर मेडिकल कॉलेजेस में जाएँ तो बर्नियों में रखी हुई होती चीज़ें, मतलब कोई हार्ट निकाल के रखा होता है, किडनी, या बच्चे छोटे छोटे वो बर्नीस के अंदर रखे होते हैं, ऐसा होता है। मतलब जो हम फिल्मों में देखते हैं ऐसा हाँ, नॉर्मली होता है, नॉर्मल एंड इट्स नॉर्मल। एंड नॉर्मल फॉर अस, इट्स नॉर्मल। तो कंसेंट लेके किसी का बच्चा उन्होंने बर्नी में डाला हुआ होता है, ऐसा और ही होता सारे होगा, ना ऐसा ही वो होता होगा। साइन जो करवाते हैं स्टार्ट हाँ, में ऐसा ही कि होता अगर है। आपको डोनेट करना है अपने ऑर्गन्स जी, जी। वगैरह ये वो। मैंने पहले सोचा था कि मैं अगर मैं इस दुनिया से रुखसत हूँ तो मेरा जितना भी जो ऑर्गन्स वगैरह हैं वो डोनेट कर दिए जाएं। लेकिन अब ये अच्छी चीज़ है, लाइक लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है कि वो ऑर्गन डोनेशन की तरफ आएँ, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जिसकी ज़िंदगियाँ बचाई जा सकती हैं इस तरीके से। डॉक्टर अदीब रिजवी का मैं वो एक पोस्ट थी उसमें लिखा हुआ था कि एक इंसान के जिस्म से मतलब काफ़ी सारे जो है ना आँखें हो गई, दिल हो गया, इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें जिसे लोगों को चाहिए होते हैं, उससे आप ज़िंदगी सिर्फ बचा सकते आँखें, हैं। दिल नहीं, स्किन भी हो सकती है, लिवर हो सकता है, किडनीज़ हो गई, पैनक्रियाज हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि डोनेट की जा सकती हैं। इंटरेस्टिंग। अच्छा, हम हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, डॉक्टर की बात कर रहे हैं, मुझे एक बात बताएं, जिना हॉस्पिटल में आपका एक वाक़या लिखा हुआ है, जिना हॉस्पिटल का एक सीन है, क्या वहाँ पे जिन्नात हैं? जिन्नात तो हर जगह होते हैं, क्या वहाँ पे रूहें हैं? जब ये वाक़या मेरे दोस्त ने बताया था, ठीक है। मेरा दोस्त हाउस जॉब कर रहा था उस टाइम, तो वो कौन से ईयर की बात है? ये 2022 की बात है। 2022 की बात है। जी जी, 2022 की बात है ये, जब मेरा दोस्त हाउस जॉब कर रहा था, तो कॉल पे था, रात का सीन था, पेशेंट देखने जा रहा था। जिना हॉस्पिटल का जो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है वो है ही पुरस्कार, उसके बारे में काफ़ी वाक़यात उसके बारे में लोगों ने सुन रखे हैं और लोगों ने देखे भी हैं। तो वो रात का वक्त था, ऑन कॉल था, पेशेंट को देखने जा रहा था। जब रात का वक्त हो जाता है हॉस्पिटल में तो बहुत सन्नाटा हो जाता है कुछ अस्पताल में, तो 2-3 बज रहे थे। तो उस टाइम उसने एक वाक़या देखा था और नोटिस किया था और मुझे बताया था। तो उसने देखा था एक ख़ातून थी। क्या वाक़या था? उसने देखा था एक ख़ातून है, ठीक है, बुर्का पहनी हुई थी, ठीक है, बिल्डिंग की ऊपर वाली छत पे जाती हैं, ठीक है, नीचे से गुजरती भी जाती है। मतलब जब वो नोटिस करता है तो ख़ातून के चेहरा जो होता है आधा जला हुआ होता है, तो वो नीचे से होती भी जाती हैं और बिल्डिंग के टॉप पे जाती हैं, छत पे। और वो देखता है नीचे खड़ा हुआ होता है, या चाय पी रहा होता है या सिगरेट पी रहा होता है, तो नोटिस करता है। उसके लिए तो नॉर्मल था, उसने तो कभी पहले ऐसी ही चीज़ें नहीं देखी थी। तो वो छत पे जाती हैं और छत से कूद जाती हैं अचानक, और नीचे गायब हो जाती हैं आके। तो ये एक वाक़या था जो उसने मुझे सुनाया था। तो उस इस हिसाब से काफ़ी और पुरस्कार वाक़यात भी उस हॉस्पिटल के वार्ड से जुड़े हुए हैं। जैसे और भी लोग हैं, उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें बताई हैं कि उन्होंने किसी बच्चे को देखा है भागते हुआ, क्या नाम है, जिसका एक हाथ नहीं था, या कोई बाबा जी को देखा है सफ़ेद कपड़ों में मलबूस, जो कि गायब हो जाते दीवार के अंदर जाकर। तो ये काफ़ी वाक़यात उस वार्ड के डिपार्टमेंट तो से मतलब जुड़े हुए जो डॉक्टर्स वहाँ पर हैं या जो हाउस जॉब लोग वहाँ डॉक्टर्स कर रहे हैं वहाँ पे, तो उनको सारी इन चीज़ों के बारे में पता है, आप ये हाँ कह रहे हाँ, हो? पता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं बिलीव नहीं करते, कुछ लोग बिलीव करते आप हैं। बिलीव करते हैं? मैं जब तक मैं खुद ना देखूं मैं शायद बिलीव ना करूं। क्या? जब तक लेकिन होता है एक आपके पास कि शायद मैं जाना वहाँ उस जगह पर जाना पसंद भी ना करूं जिस जगह से ये वाक़यात आए हुए हैं। मैं एक दफ़ा बासी शहीद अस्पताल गया था और वहाँ के इमरजेंसी वार्ड में गया था। तो वहाँ पे जिस तरह से तुमने मुझे बताया ना ख़ातून थी, तो वहाँ पे मैंने एक आदमी को देखा जिसका आधा हिस्सा जला हुआ था और उसका एक हाथ भी नहीं था। तो मैं थोड़ी देर, 1 सेकंड के लिए देख के मुझे लगा कि यार ये क्या सीन है, क्योंकि बंदा बहुत नॉर्मल खड़ा हुआ था, बट एक्चुअल में वो एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से वो जला था और उसका हाथ ज़ाया हो गया था और पूरा, क्योंकि इमरजेंसी वार्ड में ना मेरा कभी ऐसा जाना हुआ नहीं था। लेकिन जब मैंने अब्बासी का देखा, जना का देखा, तो मुझे पता चला कि जो डॉक्टर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको सलाम है यार। हाँ, बिकॉज जितना एक गन तरीके शॉट से के लोग, अगर कोई ब्लास्ट, अल्लाह ना करे, अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई सीन नहीं पाकिस्तान में, अगर कोई ब्लास्ट होता था उसके लोग आते थे तो वो फ्लावर बने हुए होते थे। बस ऐसे ही होता है, लेकिन हम लोगों की तरीके से आदत हो जाती है। अभी गुल प्लाजा का इवेंट आपके पास हुआ हाँ। था, इंसिडेंट हुआ था आपके पास, तो उसके अंदर भी सेम सीन था।
जिसके अंदर जिस तरीके से बॉडीज़ को लाया जा रहा था टुकड़ों के अंदर, या राइगर मोटिस कहते हैं जब इंसान मर जाता है तो इसकी बॉडी अकड़ जाती है, तो उस हालत के अंदर लाया जा रहा था, या हड्डियों की हालत के अंदर लाया जा रहा था, बॉक्सेस के अंदर छोटे छोटे। कौन से हॉस्पिटल में थे तुम? मैं सिविल हॉस्पिटल से मैंने हाउस जॉब किया। तो तुम्हारे टाइम की बात है? नहीं, मैं निकल चुका था। मैं मेरे जो सीनियर्स हैं वो वहाँ पे मौजूद थे ओके पीजीज के तौर पे, तो वो बता रहे थे कि पोटलियों के अंदर आपके पास हड्डियों को लाया जा रहा था या बॉक्सेस के अंदर लाया जा रहा था, और डिफ्रेंशिएट भी नहीं किया जा सकता था उन बॉडीज़ को कि वो बॉडी किसकी है, मतलब एक हड्डी किसकी है, दूसरी हड्डी किसकी है। तो हम लोग को मुझे लगता है आदत हो जाती है। तो जब ऐसा, सॉरी ये टॉपिक से हट के मैं बात कर रहा हूँ, बट जब इस किस्म के जब कोई इंसिडेंट होता है, अल्लाह ना करे, तो उसमें कैसे रखा जाता है, कैसे क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक बॉडी आई है जिसके आपको नहीं पता टुकड़ों में आई है, तो आप उनको रखते किस तरह से हो, अलग किस तरह से करते हो? ये सारा काम जो होता है फॉरेंसिक टीम का या फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का होता है, ठीक है, जो कि इस चीज़ को लेकर स्टडी करते हैं। पूरा एक अलग से डिपार्टमेंट होता है फॉरेंसिक मेडिसिन का, जो कि इस चीज़ को स्टडी करते हैं। जैसे सीआईडी में डॉक्टर सालू के है? जी बिल्कुल वैसे ही होता है। ओके। और वो रियल लाइफ के अंदर होता है। वो तो हमने बना दिया है सीआईडी को देख के, लेकिन रियल लाइफ के अंदर थोड़ा होता और, है ना ये चीज़, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होती है चीज़ों को। तो उन्होंने बाकायदा स्टडी की हुई होती है कि कौन सी बोन किसके साथ मैच होगी, कौन से शवाहिद किसके साथ होंगे, तो इस तरीके से वो असेंबल करते हैं चीज़ों को और लेके चलते हैं। टेस्ट वगैरह होते हैं, जो बॉडीज़ होती हैं उनके जो रिलेटिव्स होते हैं उनके टेस्ट होते हैं, डीएनए सैंपल्स जमा होते हैं, इस तरीके से पहचान होती है। अच्छा मुझे पता, पाकिस्तान में डीएनए टेस्ट वगैरह होते हैं? हाँ होते हैं। मतलब डीएनए टेस्ट इन द सेंस, कैसे मेरा एक दोस्त है, उसने लंदन गया था स्पेसिफिकली अपना डीएनए और वेलबींग का टेस्ट करवाने के लिए। तो जब उसने डीएनए का सैंपल दिया, टेस्ट करवाया, तो उसके एंसेस्टर जो 40,000 साल पहले तक का जो उसका पूरा रिकॉर्ड है, उसकी इतनी मोटी फाइल उन्होंने बना के दी है। एंड उसमें ये भी लिखा हुआ था कि अब इस डीएनए के लोग कौन सी कंट्री में हैं, कौन से गांव में हैं, कौन सी जगह पर हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। यूएसए के अंदर ना, लंदन में। तो क्या ऐसी चीज़ यहाँ पर होती है? नहीं, यहाँ पे ऐसी चीज़, इतनी ज़्यादा एडवांस चीज़ तो बिल्कुल ही नामुमकिन सी बात है। शायद इन द फ्यूचर शायद ऐसा हो, लेकिन यहाँ पे तो मुश्किल है। वहाँ पे यूके एंड यूएस आर वेरी आई गेस मॉडर्नाइज्ड, ठीक है, उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वो हमसे काफ़ी आगे हैं इन मामलात में, तो काफ़ी आगे। अब देखो ना कितनी कूल चीज़ है कि आपका 40,000 साल, मतलब बहुत होते हैं भाई। पूरा उसका जो है ना आगे की कहाँ का डीएनए था, कहाँ मिक्स हुआ, क्या नहीं हुआ, पूरा आया। और जो वेल बीइंग का टेस्ट था वो ये था कि फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में कौन सी बीमारी है और कौन सी बीमारी आने की पोटेंशियल है। मतलब अगर ये तो ये चीज़ तो यहाँ पे भी पता चल जाएगी। अच्छा, ये छोटी मोटी चीज़ें तो यहाँ पे पता चल जाएंगी, लेकिन पूरे एंसेस्ट्रल हिस्ट्री बताना वो तो यूके यूएस के अंदर ही पॉसिबल होगा, यहाँ पे तो मुश्किल होगा। बट होना चाहिए यार, होना तो चाहिए, बिल्कुल पता तो चले कि कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए। ओके, लास्ट हॉस्पिटल एक जी, कौन सा लास्ट हॉस्पिटल था? मेरा एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, नाम नहीं ले सकता, ठीक है, ओके फाइन। एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, प्राइमरी केयर सेटअप था, वहाँ पे मैं काम करता था। ओके जी। तो वहाँ का सेकंड फ्लोर आप बताते हैं हॉन्टेड था? वहाँ के सेकंड फ्लोर हॉन्टेड था और वहाँ पे जाना बंद था हम लोगों का। है जी, जाना बंद था। वहाँ पे काफ़ी डिपार्टमेंट्स बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन फॉर दिस हॉन्टेड रीज़न वो सारे खुद ब खुद बंद हो जाते थे। क्या सीन था वहाँ पे, तुमने वहाँ खुद पे देखा सीन था? ये था कि हर बंदे की ना एक अलग स्टोरी थी उस फ्लोर के मुताबिक, कि उसने हर बंदे ने अलग चीज़ नोटिस की थी। जैसे कि जो समरी मैंने देखी, जो सब लोगों की जो एक बात मुझे लगी, वो कह रहे थे कि एक फैमिली रहती है ऊपर, पूरी एक फैमिली रहती है ऊपर, जो कि एक फीमेल जिन कहते हैं या फीमेल आसिफ कह लें उसे, मेल आसिफ है, बच्चे हैं, इवन बुज़ुर्ग भी रहते हैं ऊपर, जो कि रात के वक्त तो बिल्कुल ही जाना मना, ऊपर से आवाज़ें आती थी। तो हर बंदे की एक अलग स्टोरी थी। और जो कारपेंटर्स वगैरह काम करते थे ऊपर, जो कि इलेक्ट्रिशियन काम करते थे, तो उनकी भी अलग स्टोरी होती थी। जाना वो आके मुझे बाकायदा बताते थे कि हमने ये देखा, हमने वो देखा। जैसे एक इलेक्ट्रिशियन था, ऊपर काम करने गया था, तो अचानक से हुआ ये कि वो अकेले गया था, रात का वक्त हो रहा था, रात के 12-1 बज रहे थे। तो वो ऊपर गया था, इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा था अपना, ठीक है, क्योंकि रात के वक्त ही पॉसिबल होता है हॉस्पिटल्स के अंदर काम करना। तो उसको किसी ने थप्पड़ मारना शुरू कर दिए, ठीक है, थप्पड़। तो वो नीचे बौखलाया आया, मेरे स्टाफ के पास आया,
स्टाफ ने पानी वानी पिलाया, पूछा ऊपर कौन था, उसने कहा कोई भी नहीं था। ठीक है, तो ये एक वाक़या था। जैसे दूसरा वाक़या मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो स्टाफ था, ख़ुद मेरा स्टाफ जो था नर्सिंग स्टाफ, वो भी गया था एक दफ़ा वॉशरूम यूज़ करने ऊपर। ठीक है, तो वॉशरूम यूज़ करने गया था, अचानक वो ब्लैकआउट हो गया, मतलब उसकी आँखों के आगे अंधेरा आ गया अचानक, और वो वहीं पे खड़ा रहा, जम गया। फिर उसने जो आयत वगैरह होती हैं, आयतुल कुर्सी वगैरह, वो पढ़ना शुरू किया जल्दी 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 जल्दी। तो फिर वो वापस निकला उस चीज़ से, उसको दोबारा नज़र आना शुरू किया हुआ, फिर वो नीचे आया। इस तरीके से सबके अलग अलग वाक़यात जमा हैं। मैंने कोशिश की थी कि मैं जाऊँ उस फ्लोर पे, लेकिन मुझे किसी ने जाने नहीं दिया। एक दफ़ा मेरा जाना हुआ था, वो मेरा दोपहर के वक्त जाना हुआ था, लेकिन जब मैं गया था ऊपर तो मैंने देखा कि वहाँ पे हो सकता है ऐसा, मतलब पोटेंशियल था उस जगह पे। पोटेंशियल था उस जगह के अंदर। और वहाँ पे नेगेटिव रेडिएशन और पॉजिटिव रेडिएशन, अगर आपने पढ़ा हो इस बारे में, तो कुछ जगहों से पॉजिटिव रेडिएशन आती हैं, कुछ जगह से नेगेटिव रेडिएशन आती हैं। तो उस जगह से तो नेगेटिव रेडिएशन आ रही थी मुझे। कौन सा एरिया था? ये हमारा नॉर्थ कराची का एरिया। नॉर्थ कराची का एरिया था। ऐसा ही ऐसी एक बिल्डिंग है IH चंडीगढ़ रोड पे। उस बिल्डिंग के अंदर एक बहुत बड़ा एक चैनल है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, चैनल है 6th फ्लोर पे, और उनका जो 5th फ्लोर है वो खाली है। वो पूरी बिल्डिंग आबाद है, लेकिन सबको मालूम है रजिस्टर्ड के 5th फ्लोर हॉन्टेड है, 5th फ्लोर पे जाना मना है, 5th फ्लोर के बारे में कोई बात ही नहीं करे। और ये उन्होंने स्टूडियो बनाने की भी कोशिश की, वो स्टूडियो टूट टाट गया और बहुत मसले हुए कि किसी की जान पर भी बात आ गई। तो वी ऑल नो बहुत सालों से कि उसका जो 5th फ्लोर है वो हॉन्टेड है। अच्छा, सेम उसी हॉस्पिटल में डायलिसिस यूनिट भी बना, काफ़ी दफ़ा डायलिसिस यूनिट बना उस हॉस्पिटल के अंदर। उस हॉस्पिटल के अंदर उसी फ्लोर पे लेप्रोस्कोपी डिपार्टमेंट बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं चला। वो बनाते थे, वो नोटिस करते थे चीज़ें कि कुर्सियाँ खुद ब खुद हिल रही हैं या दरवाजे खुद ब खुद बंद हो रहे हैं, तो वो बंद हो जाती थी चीज़ें ना। और दूसरा लेप्रोस्कोपी यूनिट भी अभी रिसेंटली बनाया था, तो अचानक से लाइट चली जाती थी। मतलब ऑपरेशन थिएटर के अंदर पॉसिबल नहीं है लाइट जाए, क्योंकि बैकअप सोर्स होती है उनकी। तो अचानक से हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर के अंदर लाइट चली जाती थी, तो मरीज खुला हुआ पड़ा हुआ, लाइट चली गई। तो अचानक ये इंसिडेंट होते रहे और वो डिपार्टमेंट बंद हो गया। तो यार मैं तो सोच रहा हूँ कि अभी इसकी एंजियोप्लास्टी हो रही हो किसी की, और बीच में लाइट चली जाए तो मरीज तो एक तो ये भी एक कौन सा, लेकिन दूसरे जो लोग होते हैं उनके ऊपर भी असर पड़ता है। मतलब एक बात उनको पता चलती है तो वो आगे से 4 बात आगे जाती है। ये बात भी होती है, बट स्टिल आप सब सोचो कि ऑपरेशन थिएटर की लाइट चली गई, बहुत बड़ा जोक है ये। बड़ा जोक है और बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन, बहुत बड़ा जोक है कि यार आपका अस्पताल क्या कर रहा है, लाइट चली गई ऑपरेशन के बीच में। एनीवे, तो मैं 5th फ्लोर का बता रहा था। तो वहाँ पे मेरे साथ वाक़या कुछ भी नहीं हुआ, जिस बंदे के साथ वाक़या हुआ वो बता रहा था कि भाई 5th फ्लोर पे जो है ना मामलात हैं और ऐसा ऐसा सीन है। तो क्या हुआ, एक दिन वो शाम का वक्त हो रहा था, मगरिब के बाद का। ये बंदा बाहर से अपना कोई असाइनमेंट कर कर आया, कोई उसकी कोई जॉब थी, वो काम शूट वूट कर आया। वो लिफ्ट में जाते 6ठा फ्लोर दबाया और फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है। अब जब फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है, अब होता क्या है कि साथ में ना उसकी एक खातून भी आई, एक औरत भी आई। अब वो औरत है, वो फ़ोन पे लगा हुआ है, उसने यूँ देखा, यूँ लगा हुआ है। अब वो लिफ्ट उसने 6ठा फ्लोर दबाया। अब नेचुरल सी बात है, अब वो औरत आई है, अब या तो उसको भी 6th फ्लोर पे जाना होगा जब इसने कोई बटन नहीं दबाया, अंडरस्टूड सी बात है, अभी आगे खड़ी होगी 6ठे फ्लोर पे जाना होगा उसको। वो लगा मोबाइल यूज़ कर रहा है। अचानक से लिफ्ट खुली, वो बंदी बाहर गई, उसने यूँ देखा, सर 5th फ्लोर है, अच्छा ठीक है। 5th फ्लोर बंद हुआ, 6ठा फ्लोर है, 6ठा। जैसे ही बंदा बाहर निकला, उसको 1 मिनट की रियलाइजेशन हुई कि यार 1 मिनट, मैं 6ठे फ्लोर पर आया हूँ, ये कौन औरत है जो 5th फ्लोर पे गई है, जबकि 5th फ्लोर बंद था। 5th फ्लोर बंद था, 5th फ्लोर पे तो अलाउड ही नहीं है, 5th फ्लोर अंधेरा है, कुछ भी नहीं है। तो अगले दिन बंदे को पता चला, उसने पूरा ऑफिस में बताया कि अच्छा, बंदा हिल जाता है जब इस तरीके के वाक़या सुनता है ना, तो अगले कई दिनों तक वो यही सोचता रहता है, परेशान हो जाता है, बुखार हो जाता है, 10 चीज़ें होती हैं, बुखार भी हो जाते हैं। जैसे ये मेरे साथ सच्चा वाक़या है, आई किड यू नॉट। मेरा है ना एक चाय का ढाबा था, वो एक जगह थी, मैंने पहले भी किस्सा सुनाया हुआ है।
तो सेटअप वेटअप लगा था, तो वो बड़ा है ना एस्थेटिक से, एक छोटा सा गार्डन वाला पैच भी था मेरे पास। उसमें ना मैं इस्लामाबाद में वो हॉटस्पॉट मैंने देखा था, वो बड़ा दरख्तों पे बॉटल्स लटकी हुई हैं, चिली लाइट्स लगी हुई हैं, बहुत नाइस कोजी सा एक माहौल बना हुआ है। तो अब मैं उस पर काम कर रहा था उस प्रोजेक्ट पे, और रात के कोई बज जाते 12 1 1:30 बज जाता था। अच्छा, ये वो वाला दौर था मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा था कि मैं ज़िंदगी में करना क्या है। वो जगह हॉन्टेड थी। अब रात का वक्त है, मैं इधर बंदे से मिलकर आया, मैं ये ताले वाले लगा रहा हूँ, सारी चीज़ें लगा रहा हूँ, ये ताले वाले लगा रहा हूँ। यहाँ मेरा पूरा पैच है, गली है जहाँ पे पूरा गार्डन बना हुआ, जहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट। अंदर से मुझे आवाज़ आती है छिछ की। अब इस छिछ से ना मेरी आज भी हटती है, अगर कुछ मेरे सामने करता है ना तो मुझे वो ही चीज़ दोबारा रिकॉल होती है। मुझे छिछ की आवाज़ आई, मैंने बोला कौन है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मैंने कहा मैं आगे जाके देखूँ यार, मेरा सारा सामान पड़ा हुआ है। तब मैं आगे गया, मुझे फिर छिछ की आवाज़ आई, मुझे लगा कोई अंदर को मस्ती कर रहा है। था मेरा दोस्त, वो थोड़ा मस्तियाँ करता था। मैं और आगे गया, आगे जाते ही मुझे कोई बहुत ज़ोर से जब खर्राटे लेता है तो कैसी आवाज़ आती है, फुल जनरेटर टाइप की ना, बिल्कुल। गुर्राने की या खर्राटे की। ये जैसी एक शुरू हुई ना, बस मैं वैसे ही घूमा, मैं बाहर निकला। वो आखिरी दिन था, सेटअप वेटअप क्लोज बंद, वो चला ही नहीं। बाद में पता चला ये जगह है ही ऐसी, यहाँ कोई सेटअप चल ही नहीं सकता। तो इस किस्म के कुछ मामला जगहें थे क्या? होती हैं पूरे इसरार। मैं तो मानते हो इस मैं चीज़ तो को? ये चीज़ मानता हूँ कि कुछ जगहों के अंदर नेगेटिव रेडिएशन होती है, रेडिएशन से तो मैं मानता हूँ। तो कुछ जगहों के अंदर होती है नेगेटिव रेडिएशन, और कुछ अगर जगहें देखा होती हैं जाए पूरे तो ये इसरार। रेडिएशंस ही हैं, ये एनर्जीज ही हैं, इनको आप एनर्जी में काउंट करोगे, गुड एनर्जी बैड एनर्जी। गुड एनर्जी बैड एनर्जी। जब बैड एनर्जी आती है आपको महसूस हो जाता है कि यार समथिंग इज़ बैड। वाइब होता है ना, हमारी वाइब मैच हो वाइब रही नहीं मैच हो हो रही, जाती वाइब है, हम वाइब कह रहे हैं, बट इसको अगर पास उसमें देखा जाए तो आप रेडिएशन कह लो, इसको एनर्जी कह एनर्जीज लो। कह लो, 10 चीज़ें। अब जैसे इस बिल्डिंग में हमें लगता था कुछ मामला आते हैं, हमने कहा हम पता करा तो पता चला इस बिल्डिंग में जनाब एक टाइम पे मर्डर हो चुका है, ऊपर की तरफ यहाँ मर्डर हो चुका है। अब हमें नहीं पता थी, हमारे एक जानने अच्छा, वाला। कनेक्ट भी हो जाती है स्टोरी के ऊपर की बिल्डिंग में मर्डर हो चुका है, इसलिए क्या पता इस वाक़े को। अब देखो ना, मर्डर हो चुका है। अब बंदा तो हमें बोल के चला गया यहाँ तो मर्डर हुआ था। अब हम बोल रहे हैं यार 5 साल से हम यहाँ बैठे हैं, उससे पहले यहाँ कुछ ऐसे मामलात नहीं है, ये और वो। फिर पता है चला कि भाई वो कोई हिस्ट्री विस्ट्री थी जब ये बन रहा था, और एक उससे पहले जो एक यहाँ जगह थी बनने से पहले, तो वहाँ उस बंदे ने किसी का मर्डर किया था। वो केस वेस भी था फलाना ढमकाना, वो सॉल्व हुआ नहीं हुआ, 12ली बिल्डिंग टूटी फिर दोबारा बनी है वो। बट कंसिडरिंग फैक्ट कि इस जगह पर भी मामलात हैं, बिल्कुल तो वो होते हैं, वो जाते होती नहीं है। हैं। रेडिएशन और एनर्जीज वगैरह होती हैं हर जगह की, ओके। अपनी अपनी। आपकी अम्मी का इंतकाल कौन से साल में हुआ था? मेरी अम्मी का इंतकाल 2024 में हुआ था। ओ, तो अभी रिसेंटली हुआ है। हाँ, 2024 में हुआ था, 2 साल हो गए, 2 साल होने वाले हैं, जुलाई में 2 साल हो जाएंगे। हाँ, तो अभी बिल्कुल रिसेंट बात है। क्या क्या हुआ था उसके बाद? आप बहुत आफ्टर लाइफ और बहुत हाँ, असल में हुआ ये उसमें। था कि माय मदर वाज वेरी क्लोज टू मी। ओके। सो शी वॉज अ हार्ट पेशेंट, एंड मेरी हाउस जब स्टार्ट हुई थी, तो कुछ होता है ना, इन बंदे का कुछ करना होता है, कुछ करके दिखाना होता है अपने जी। पेरेंट्स को। तो मैं भी उसी फेज़ के अंदर था कि भाई अब मेरी हाउस जब स्टार्ट हो गई है, अब आई हैव टू डू समथिंग एंड मेक माई पेरेंट्स प्राउड। वही है कि माई मदर डाइड इन माई हैंड्स, शी पास्ड अवे इन माई हैंड्स। सो एंड आई हैड टू गिव हर अ CPR. ओके। So, being a medical student, being a doctor, my first CPR was to my mother. So that was very difficult phase of my life, and I have to give her CPR for straight 30 minutes. ओए होए। तो बंदे की हालत ख़राब हो जाती है, बंदा वहाँ पे ट्रॉमाटाइज हो जाता है। मैं नहीं चाहता कोई भी इस फेज़ से गुजरे, लेकिन मैं इस फेज़ से गुजरा। तो एक बंदे का गिल्ट होता है कि अपने पेरेंट्स को नहीं बचा पाया, और ये कुछ ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता। तो उस फेज़ के अंदर मैं निकल गया। फेज़ में ऐसा निकला कि एक होता है ना, डिनाइल फेज़ होता है इंसान का, कि जब भी आपका कोई करीबी रिश्तेदार जाता है जिसका इंतकाल होता है, तो इंसान डिनाइल फेज़ के अंदर रहता है। कुछ लोग डिनाइल फेज़ से निकल जाते हैं, कुछ लोगों को डिनाइल फेज़ से निकलने में टाइम लगता है। शायद मैं उसमें से था, शायद मैं काफ़ी ज़िद्दी हूँ, मेरी नेचर काफ़ी ज़िद्दी है, तो मैं डिनाइल फेज़ के अंदर ही रहा काफ़ी अर्से तक। तो एक बंदा मानता नहीं है कि ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो चुका है, या नहीं मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगा, नहीं मेरी अम्मी यहीं पे कहीं हैं। तो मैं भी उसी फेज़ के अंदर है, डिनाइल फेज़ के अंदर। तो मैंने काफ़ी पढ़ना शुरू किया कि डेथ क्या होती है, या डेथ इंसान जब मरता है तो वो किधर जाता है,
क्या होता होगा मरने के बाद, या इंसान की बॉडी है तो बॉडी के अंदर से क्या चीज़ निकलती है, रूह निकलती है ऑब्वियसली, तो वो किधर जाती होगी। तो मैंने इस चीज़ के बारे में काफ़ी पढ़ना शुरू किया। तो बरज़ख का एक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा जो कि हमारे दीन के अंदर भी है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है जो लोगों को मुझे नहीं लगता पता है बरज़ख के कॉन्सेप्ट के बारे में या डेथ के कॉन्सेप्ट के बारे में। आप बताएं। क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, डेथ मेरी ज़िंदगी का रोज़ का वो है, डेली रूटीन है। लाइक मैं काफ़ी डेथ्स देखता हूँ डेली रूटीन के अंदर, क्योंकि मैं एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ आजकल, तो उसके अंदर भी काफ़ी डेथ रोज़ के अंदर देखता हूँ। तो मैंने सोचा कि भाई मैं डेथ को पढ़ूँ क्यों ना, इंसान डेथ के करीब क्यों ना हो, क्योंकि डेथ असल में है क्या चीज़। तो मैं ये जानना चाहता था कि डेथ के अंदर क्या चीज़ होती है या डेथ के बाद क्या होता है। तो मैंने सबसे पहले तो डेथ को पढ़ना शुरू किया कि डेथ होती कैसे है, इंसान जब मरने के मराहिल पे होता है तब उसकी रूह कैसे कब्ज़ होती है। तो इस चीज़ को मैंने काफ़ी पढ़ा और उसी दौरान मैं जो है ना सिविल हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करने लग गया था बाय माय चॉइस। क्योंकि मुझे लगता था कि वहाँ पे काफ़ी डेथ्स होती हैं, तो मैं चाहता था मैं डेथ के करीब रहूँ। तो मैंने कहा कि मैं करीब रहूँगा। जैसे एक हमारे दीन में कॉन्सेप्ट है मलिकुल मौत का, ठीक है। तो मैं चाहता था मैं उस एरिया के अंदर रहूँ जहाँ पे मलिकुल मौत मौजूद हो, या हर वक्त हर घंटे या हर मिनट कोई ना कोई मर रहा हो, ताकि मैं डेथ के करीब रह सकूँ, ठीक है, ताकि मैं देख सकूँ। तो काफ़ी लोग अटेंडेंट्स पेशेंट्स आते थे, तो मैं चाहता था कि जो भी डेथ हो ना मेरे आसपास, तो सबकी मैं नेगेटिव काउंसलिंग करूँ, सबकी मैं डेथ डिक्लेयर करूँ, अटेंडेंट्स को या पेशेंट को चेक करूँ, जो भी मर चुका है उसको चेक करके मैं बताऊँ। होता ही है डेथ के अंदर, अगर आप मेडिकल के बारे में आपको कुछ बताऊँ तो पहले तो हम प्यूपल्स वगैरह चेक करते हैं, पेशेंट की हार्ट बीट चेक करते हैं, उसकी ईसीजी निकालते हैं, वाइटल्स वगैरह देखते हैं, फिर आप डेथ डिक्लेयर करते हैं। तो मैं चाहता था कि जो भी मेरे सामने बंदा डेथ जिसकी हो तो वो सारा काम मैं करूँ। ओके। मैं डेड बॉडी को देखूँ, मैं डेड बॉडी की प्यूपल्स देखूँ कि डायलेट हो चुकी नहीं हो चुकी, उसके क्या नाम है वाइटल्स दूँ, उसकी ईसीजी निकालूँ, फिर उसकी फैमिली को जाके डेथ डिक्लेयर करूँ, ताकि इस तरीके से मैं डेथ के करीब रह सकूँ। सही। तो इस तरीके से मैंने काफ़ी पढ़ना शुरू किया, काफ़ी पेशेंट्स आते थे, तो इंसान कभी कभी उस चीज़ को इन्जॉय भी करने लगता है। कभी कभी मुझे लग रहा था कि मैं उस फेज़ के अंदर आ गया था जहाँ पे मैं शायद वापस आना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए ना, कि वापस नॉर्मल लाइफ के अंदर चले जाए। और मैं क्योंकि मेरी अम्मी की डेथ हुई थी, तो मैं उसको और जानना चाहता था कि मेरी अम्मी की डेथ हुई होगी तो क्या हुआ होगा, मेरी अम्मी किधर गई होंगी, तो मैं उस चीज़ को और जानना चाहता था, और इस वजह से मैं इसको और अंदर जाना चाहता था। तो कुछ लोग आते थे जिनके जब मेरे कभी कभी तो मेरे सामने भी डेथ हो जाती थी, अचानक से उनकी सांस रुक जाती थी, अचानक से वो थोड़ा तड़प रहे होते थे, फिर वो क्या नाम है तड़पना बंद हो जाता था, साकित हो जाती थी बॉडी। लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि डेथ से कोई वापस नहीं आ सकता, मैंने ये रियलाइज़ किया। और जब इंसान की रूह निकल जाती है तो वो एक ऐसे फेज़ के अंदर जाती है जो कि ना ही दुनिया के अंदर है ना ही आखिरत के अंदर है, बीच का एक फ़ेज़ होता है जिसको हम बरज़ख कहते हैं। जब मैंने बरज़ख के बारे में पढ़ना शुरू किया और कब्रिस्तान में, उस वक्त मैं कब्रिस्तान भी बहुत जाता था, लाइक मैं इतना कब्रिस्तान जाता था, लाइक दिन में 2-2 दफ़ा 3-3 दफ़ा अकेले कब्रिस्तान जाता था, ताकि जो लोग मर जाते हैं ना वो कब्र के अंदर जाते हैं, तो उसको मैं देखना चाहता था कब्र के अंदर क्या होता होगा। तो मैं काफ़ी रात को भी कब्रिस्तान चला जाया करता था। सही। रातों को, और मेरे घर वाले परेशान होते कि उसामा भाई किधर गया, उसामा किधर गया। पता चलता था भाई वो तो कब्रिस्तान में बैठा है, क्योंकि जो गोरखन होता था वो कॉल करके बताता था मेरे मामू वगैरह को कि उसामा तो कब्रिस्तान के अंदर बैठा ये फिर आ गया है। हाँ ये फिर आ गया। वहाँ पे जाके ना सिर्फ अम्मी की कब्र को देखता था मैं, वहाँ पे बैठा रहता था, बल्कि दूसरी कब्रों को भी देखता था, और बहुत सारी चीज़ें मैं नोटिस करता था। जैसे हम दुनिया के अंदर क्या है और कब्रिस्तान के अंदर जाके हम क्या हो जाता है, हमारी वैल्यू हमें वहाँ पे पता चलती है, इंसान की वैल्यू कब्रिस्तान के अंदर जाके मुझे लगता है पता चलती है। तो ये चीज़ें मैं नोटिस करता था। जो भी न्यू मैयत आती थी कब्रिस्तान के अंदर, तो वो एक फेज़ से गुजरती है, इंसान की जो बॉडी होती है वो डिकम्पोजिशन फेज़ से गुजरती है। तो जो भी मैयत आती थी तो कभी कभार जो न्यू मैयत आती थी, जो न्यू बॉडी आती थी कब्रिस्तान के अंदर,
तो जो न्यू कब्र होती थी उसके अंदर से कभी कभी स्मेल आती है, अगर आपने नोटिस किया हो। तो कभी कभी कोई पोर्शन खुला हो जाता था, न्यू बॉडी आई है, उसके अंदर से स्मेल आती थी। तो मुझे इतनी आदत हो गई थी कब्रिस्तान जाने की कि उस स्मेल की मुझे आदत हो गई थी एक तरीके से। और मैं कहता था भाई स्मेल सुन के कब्रिस्तान के अंदर कि भाई उस एरिया के अंदर एक डेड बॉडी आई है, न्यू वाली आई हो की, जो गोरखन होता था उसके साथ। 1 महीने 1.5 महीने तक ये चल जाता था सारा सीन ना। और एक और भी चीज़ थी कि मैं ना कब्रिस्तान में जाकर ना कब्रों से सोचता था कि क्या होता होगा, सोच के उनके पास बैठ जाता था कब्रों के पास जाके कि भाई क्या होता होगा इसके अंदर। और इंसान जब अंदर चला जाता है तो फिर उसके आखिरी स्टेजेस क्या होते होंगे, क्या रूह को इंसान की बॉडी के अंदर वापस डाला जाता है, क्योंकि ऐसा ही होता है कि रूह को डाला जाता है, हमारे दीन के अंदर ही है। तो सारी चीज़ों को मैंने पढ़ना शुरू किया मतलब इतना मैंने अपनी पढ़ाई को रख के साइड पे 1.5-2 महीने मैंने इस चीज़ पे लगाए कि मैंने बरज़ख के बारे में पढ़ना है, मैंने डेथ के बारे में पढ़ना है। जब मैंने बरज़ख के बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला कि बरज़ख इज़ एन अदर डायमेंशन इन दिस वर्ल्ड, जहाँ पे जब हमारी रूह निकल जाती है तो वो बरज़ख के अंदर जाती है। तो मैंने सोचा कि भाई मेरी अम्मी की डेथ हुई है, क्यों ना वो बरज़ख के अंदर होंगी, क्योंकि बरज़ख के अंदर गए। तो मैं चाहता था कि ना मैं बरज़ख के अंदर किस तरीके से जा सकता हूँ। मतलब मैं एक थॉट माइंड के अंदर चला गया था, थॉट ऑफ माइंड के अंदर कि भाई मैं बरज़ख के अंदर कैसे जा सकता हूँ। तो मैंने कहा भाई मैं बरज़ख के अंदर किस तरीके से जा सकता हूँ। मैंने डिफरेंट लोगों से पूछना शुरू किया, जो गोरखन वगैरह थे, जो मौलाना साहब थे हमारी मस्जिद के, और डिफरेंट यूट्यूब पे वीडियोस देखना शुरू किए कि भाई इस तरीके से कैसे हो हाउ सकता टू है, गेट एक्सेस ऑफ हाउ बरज़क। टू गेट एक्सेस ऑफ बरज़ख। दैट वाज सो, मतलब मैं पता नहीं किस जोन में चला गया था, लेकिन फिर था, ऐसा फैक्ट सही। है, मैं उससे उनके अंदर चला गया था, हाउ टू गेट एक्सेस टू बरज़ख और ये वो फलाना। मैंने कहा चलो ठीक है, पढ़ते हैं इस बारे में। तो मुझे पता चला कि बरज़ख एक ऐसी जगह है जहाँ पे रूहों को भेजा जाता है उस आखिरत तक के लिए, और वो उस वक्त तक रहती हैं अपने अमाल के हिसाब से। मतलब अगर उनके अच्छा अमाल है तो उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट होगा, अगर उनके बुरे अमाल है तो उनके साथ बुरा ट्रीटमेंट होगा। ये सारी चीज़ें मैंने सोची। तो अभी मैं फ़ील करता हूँ कि भाई जो भी हमारे अपने, जो भी हमारे रिलेटिव्स, जो भी हमारे प्यार करने वाले चले गए इस दुनिया से, तो वो बरज़ख के अंदर होंगे। तो इस चीज़ को फिर मेरी बहन ने, मेरे दोस्तों ने रियलाइज़ किया कि इसको वापस लाना है लाइफ के अंदर, क्योंकि मैं उस चीज़ के अंदर इतना ज़्यादा चला गया था कि वापस आना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। मतलब मैं 24 घंटे इस बारे में सोचता रहता था, इस बारे में सोचता रहता था कि डेथ कैसी होती है, बरज़ख कैसे होता है, डेथ कैसे होती है, बरज़ख कैसे होता है, या इंसान की डेथ कैसे होगी। तो मेरे दोस्तों ने रियलाइज़ किया और फिर मुझे एक मौलाना साहब के पास लेकर गए हमारी मस्जिद के। ओके। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो चीज़ है ना दुनिया के अंदर उसको आप बदल नहीं सकते, ये नेचुरल है। मतलब इंसान की मौत नेचुरल है, और मौत होना ज़रूरी भी होता है, डेथ होना ज़रूरी भी है, क्योंकि कोई भी इंसान दुनिया में हमेशा के लिए नहीं आया। और अगर खुदा ना ख्वास्ता इंसान दुनिया के अंदर हमेशा के लिए होगा तो वो अपनी लाइफ को फ़ील नहीं कर पाएगा। जैसे आपकी ज़िंदगी है, आप चाहते हैं हमारी एक लिमिटेड ज़िंदगी, आप चाहते हैं उसके अंदर आप सब कुछ करें, लेकिन इंसान को पता चल जाए कि हमारी ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होगी, तो उसकी ख्वाहिशात भी कम हो जाएंगी। वो नहीं चाहेगा कि दुनिया के अंदर सब कुछ कर सके। तो उन्होंने मुझे सारी चीज़ें ना आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू की, मौलाना साहब ने। तो मुझे समझ में आने लगी चीज़ें। फिर उन्होंने कहा कि तुम वहाँ तक जाना क्यों चाहते हो, जहाँ तक बरज़ख का वो है, एक एक्सेस टू बरज़ख तुम क्यों चाहते हो। मैंने कहा क्योंकि मैं वहाँ पर जाके ना अपनी अम्मी से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उस फेज़ में था, डिनाइल सही। फेज़ के अंदर, जो कि मेरा अब उस वक्त तक चल रहा था। तो उन्होंने कहा वहाँ पे जाके क्या करोगे, अम्मी से मिलके क्या करोगे। मैं कहूँगा मैं माफ़ी मांगूंगा और मैं कहूँगा वापस चलें, ये करें वो करें। तो कहने का बस हो गया, क्या तुम्हें लगता है कि वो वापस आना चाहेंगी, क्योंकि अगर उनके अच्छे अमाल हुए और उनके साथ एक अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है, या वो एक जन्नत के उसके अंदर मौजूद होंगी, तो क्या तुम्हें लगता है कि वो दुनिया के अंदर वापस आना चाहेंगे। फिर मैंने अपने आप से सवाल किया, मैंने कहा नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान अगर दुनिया से निकल के एक अच्छी जगह पे चला जाए, एक जन्नत वगैरह के अंदर चला जाए, तो क्यों आना चाहेगा वो दुनिया के अंदर। तो उन्होंने मुझे सारी चीज़ें रियलाइज़ कराना शुरू की। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई डेथ इज़ अ फैक्ट जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। और अगर किसी रिलेटिव की, किसी अपने की डेथ हो जाए तो डिनाइल फेज से निकल के आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जल्द अज जल्द। इसके अंदर नहीं भागना चाहिए कि वो बंदा कहाँ गया, या उसकी डेथ कैसे हुई, या आप बरज़ख तक कैसे जा सकते हैं। तो इस फेज़ के अंदर नहीं रहना चाहिए, इंसान को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए।
तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने एक्सेप्ट किया। फिर एक्सेप्ट किया जैसे ही तो वापस आया लाइफ के अंदर। मैंने वापस अपना जो करियर था मेडिकल का उसको शुरू किया, और साथ साथ उसके बाद ही मैंने कंटेंट क्रिएशन का आगाज़ किया था। ओके, अपने आप को बिजी रखने के अपने लिए। आप को बिजी करने के लिए। फिर मेरे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी हुए थे काफ़ी ना, 2-3 मेरे साइकोलॉजिकल सेशन हुए थे, जिसमें मेरे साइकोलॉजिस्ट ने रिकमेंड किया था कि भाई इस चीज़ से निकलो और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो। उसके बाद ही मैंने असल में कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की थी, ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट कर सकूँ अपने ये आप को। कहानी तुमने पहले किसी को बताई है? ये कहानी मेरे दोस्तों को पता है, तुम्हारे दोस्तों? पब्लिकली तो किसी को नहीं पता थी? पब्लिक नहीं पता, आज पता चल गई। आज पता चल गई। इंटरेस्टिंग। फिर जो तुम कब्रिस्तानों में रातों में जाते थे और जो मुर्दे के अंदर से जो वो स्मेल आती है, बिकॉज मैंने वो एक्सपीरियंस किया हुआ। मैं एक ऐसी डेड बॉडी के पास रहा हूँ जिसको 24 घंटे हो चुके थे कमरे में बंद हुए, और वो कैसी स्मेल होती है आई नो, और वो तुम्हें अच्छी लग रही थी खुशबू। हाँ, एक आदत हो गई थी मुझे उस खुशबू की। ओह, क्योंकि मैं इतना जाने लग गया था ना कब्रिस्तान के, मुझे उस चीज़ की ना आदत हो गई थी। मैंने कहा था भाई और मैं सोच के बता देता, अच्छा गोरखन कहता था कि ना जिस कवर में से स्मेल नहीं आती ना, मतलब वो उसके साथ अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा होगा। अच्छा। हाँ, गोरखन कहता था ये बात ना। और जिस कवर के अंदर से स्मेल आती है ना, तो शायद उसका ना अमाल सही नहीं होंगे, या उसके साथ कबर के अंदर अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा होगा। तो फिर जब स्मेल आती थी मैं सोचता था भाई शायद इसने अमाल खुदा ना खास्ता शायद इसने तो नहीं तुम किया हो। इतनी कबर के पास बैठते थे कि उसमें से स्मेल आती थी? बिकॉज मैं कबर से स्मेल आने में फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। नहीं, कबर जो न्यू कबर होती है ना उसमें से स्मेल आती है। अगर आपका कोई पोर्शन कबर का इसलिए हर कबर को ना मट्टी से, गीली मट्टी से ना ढक दिया जाता है, गीली मट्टी को चिपका दिया जाता है कबर के चारों तरफ, ताकि उसमें से स्मेल ना आए। अगर कोई पोर्शन खुला रह जाता है तो उसके अंदर से स्मेल आती है, उसमें से गैस भी निकलती है। गैस निकलती है, स्मेल आती क्योंकि है। जो बॉडी और वो जो 1 है से 2 दिन के अंदर ही आती है। अच्छा, स्टार्ट हो तो जाती बॉडी जो है वो पहले तो फूलती है, है। फिर वो फटती है, एंड देन उसमें से गैसेस वगैरह और सारे हाँ, पहले वो फूलती है, वो फटती है, उसके अंदर से जो मैगोट्स होते हैं वो डेवलप होते हैं, तो गैसेस वगैरह डेवलप होती हैं, जो कि गैसेस काफ़ी ख़तरनाक होती हैं इंसान के लिए, और वही गैसेस स्मेल पैदा करती हैं। तो अगर कोई पार्ट कबर का खुला रह जाए तो उसके अंदर से स्मेल आती है। और वो स्मेल तुम्हें अच्छी लगती थी? हाँ, वो स्मेल मुझे अच्छी लगती थी उस टाइम। ऑफ कोर्स। उस टाइम में एक ऐसी फेस के अंदर क्योंकि तुम चला खुद गया भी था। एक मेडिकल स्टूडेंट हो, आई थिंक तुम्हारा तो खैर ये एक तरह से रोज का ही है कि हाँ। डेड बॉडीज देखना और गन शॉट देखना या खुली हुई स्किन और ये सारी चीज़ें और मैं चाहता ही यही था कि मैं ज़्यादा डेथ डिक्लेयर उस टाइम तक इतना कर सकूं ताकि मैं डेथ के करीब रह सकूं। और अब काफ़ी चेंज हो गई चीज़ें। अब मैं रियलिटी के अंदर वापस आ गया हूँ और फैक्ट्स को एक्सेप्ट किया, थोड़ा दीन को थोड़ा और पढ़ा, समझ में आती है। जब इंसान को एक ठोकर लगती है, जब इंसान एक ऐसे फेस के अंदर जाता है तो वो और चीज़ें जानना चाहता है, उसके अंदर थोड़ी और अकल आती है, वो थोड़ा और मैच्योर होता है। तो करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, तो जब हॉस्पिटल में कोई जो उस वार्ड में अगर किसी की डेथ हो रही होती थी तो मैं अच्छा फील होता था कि अब मैं बताऊंगा जाके? अच्छा भी नहीं होता था। बिकॉज उस टाइम पे तो तुम एक सही नहीं थी ना, तबीयत तुम्हारी मुनासिब नहीं तबीयत थी। मुनासिब नहीं थी, लेकिन मैं एक होता है ना, नहीं मैं ही बताऊंगा इसको जाके, मैं ही बताऊंगा। अच्छा फील नहीं होता ना अच्छा फील होता था, ना बुरा फील होता था, मुझे कुछ फील ही नहीं होता था। मैं कहता था कि मैं ही बताऊंगा। इतना कोल्ड हो गए थे। हाँ, बताओगे तो अगले का जो रिएक्शन था वो तुम्हें देखना होता था। हाँ, मैं कहता था रिएक्शन क्या होगा इनका, मतलब रिएक्शन देखना नहीं होता था मुझे। ऑब्वियसली बुरा ही लगता था, इंसान का कोई किसी का चाहने वाला चला गया तो बुरा ही लगता था, लेकिन मुझे उस टाइम कुछ फील ही नहीं होता था। मैं कहता था भाई मैं जितना नम हो गए थे। हाँ, नम हुआ था उस टाइम, उस फेस लाइफ के उस फेस के अंदर। तो कभी खुद की मौत के बारे में सोचा है? काफ़ी दफ़ा सोचा है, और मेरी मौत कभी भी आ सकती है। मैं तो इस चीज़ को लेकर तो जब उस फेज़ में तुम थे कि यार अगर मैं मरूंगा तो मैं बरज़ख में जाऊंगा, तो अपने आप को हार्म करने का तो सोचा? बहुत सोचा उस टाइम तो मैंने, जो कैफियत तुम बता रहे हो उस टाइम पे इस किस्म के फजूल आइडियाज़ भी बहुत आते सोचा, हैं। लेकिन मेरे ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ऑब्वियसली आफ्टर माई मदर माई सिबलिंग्स आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं सिबलिंग्स आ जाते थे ख्याल में, मेरी बहन मुझे बड़ा मना कर दी, अपने आप को कुछ नहीं करना था हमें, आपके अलावा हमारा कोई भी नहीं है। फादर है ऑब्वियसली, लेकिन बड़ा तो मैं ही था ना उनके बाद। तो कहने लगे कुछ नहीं करना कुछ नहीं करना, लेकिन काफ़ी दफ़ा सोचा उस टाइम के बारे में।
कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या मैं चाह रहा हूँ तो गाड़ी में कुछ चलती भी चले जाए, तो काफ़ी दफ़ा सोचा। लेकिन ऑब्वियसली आपके पास ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं तो फिर आप नहीं सोच सकते इस तरीके की चीज़ें। अच्छा, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि चाहे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या ना हो, हम बीइंग अ मुस्लिम हमारा इस बात नहीं पे करना चाहिए। ईमान जो है ना बहुत सख्त है कि यार देखो, अगर आपने सुसाइड की, सेल्फ हार्म किया अपने आप को, तो आप जहन्नुमी है। हाँ हाँ बिल्कुल जन्नत और जहन्नुम का तो कॉन्सेप्ट है हमारे बिल्कुल उसमें, बिल्कुल। राइट, सब चीज़ें हैं। लेकिन उस वक्त एक कॉन्सेप्ट होता है ना इंसान का कि जब डिनाइल फील्ड के अंदर है कि मैं इसी तरीके से बरज़ख के अंदर एक्सेस टू बरज़ख मिल सकता है, या इसी तरीके से एक्सेस टू कब्रिस्तान मिल सकता है, या ये चीज़ ना और उस यहाँ टाइम आती थी। है दीन की कमी। दीन की कमी आती है उस तो टाइम। तुमने अपने आप को ऐसे ओवरकम किया कि तुमने फिर पढ़ना शुरू पढ़ना किया शुरू किया। दीन के बारे में, अब तुम्हें पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, और फिर मेरे जो मौलाना साहब थे उन्होंने ये भी कहा था कि अगर तुम अपने आप को नुकसान पहुंचा के जाओगे तो तुम्हारी अम्मा खुश होंगी। मैंने कहा नहीं, मेरे खुश नहीं होंगी। ये या भी नहीं तुम पता ना कि तुम जाओगे तो उनसे किधर मिलोगे भी कि जाओगे, नहीं हाँ मिलोगे। किधर जाओगे तुम जाके। मैंने कहा मुझको नहीं पता। कहने कि तुम मिलोगे भी उनसे, नहीं मिलोगे, या तुम्हारी अम्मा खुश होंगी या नहीं होंगी। मैंने कहा बिल्कुल बात तो ठीक है इनकी, तो मैं ऐसे क्यों चाहता हूँ। तो इस तरीके से ना आहिस्ता आहिस्ता चीज़ मैं वापस उस फेज से वापस आया लाइफ की। तो काफ़ी लोगों ने मेरी मदद की, मेरे दोस्तों ने मेरी मदद की, वेरी गुड। मेरे बहन भाइयों ने मेरी मदद की। मेरी एक बहन है और मेरे एक भाई है, उन दोनों ने मेरी बहुत मदद की। और उन लोगों ने उनको तुमने खुद समझा। बताया था कि आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस, मैं ऐसा हाँ उनको महसूस पता कर रहा था, हूँ। उनको पता था, सारी चीज़ें पता थी। और क्योंकि मैं एक गिल्ट भी होता है ना इंसान को कि अपने पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं कर पाया, शिट यार, तो एक गिल्ट के अंदर भी इंसान चला जाता है। एक डिनाइल फेस के अंदर था मैं, तो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया। तो मेरे दोस्तों ने मेरी बहुत मदद की एंड और आई समझा। थिंक इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प, राइट। यस, इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प। एंड व्हेन जो अच्छे जेन्युइन लोग होते हैं ना, वो आपकी बात को समझते हैं। वो आपकी बात को नहीं ये क्यों कर रहे हो तुम, ये मजाक उड़ाएंगे, नहीं तुम्हें ये नहीं करना। वो आपकी बात को समझेंगे और आपके साथ रहेंगे। और साथ होना ही मुझे लगता है काफ़ी होता है। इंसान खुद ही समझ जाएगा किसी ना किसी अकेले पॉइंट नहीं पे रहना आके। चाहिए। अकेले नहीं रहना चाहिए। बिकॉज अगर ऐसे मामले में अगर आप अकेले रहते हैं तो आप फिर बहुत सारी चीज़ें सोचना लग जाते हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपके दिमाग, क्योंकि खाली दिमाग में शैतान का घर खाली होता है। दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए तो मेरी एक साइकोलॉजी ने कहा था कि भाई कंटेंट क्रिएशन करो तुम स्टार्ट। तो मैंने उसके बाद से कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की थी। ओके, तो भाई जितने भी लोग देख रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि देखें, जिस तरह से उसामा ने बताया कि उसको नहीं पता था, वो एक डिनाइल फेज़ में गया। ज़ाहिर सी बात है, हर किसी का एक अलग अलग एक थॉट प्रोसेस होता है। अब जिस तरह से इसने चीज़ सोची, वो अपने लिहाज से वो जुनून की हद तक पहुंचा हुआ था, लेकिन अगेन दीन की कमी थी। उसने जब आलम बरज़ख के बारे में पढ़ना शुरू किया, इसने जब मौत के बारे में पढ़ना शुरू किया, तब उसको रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, ये चीज़ तो बिल्कुल भी सही नहीं है। और हाँ, ये बात फैक्ट है कि सेल्फ़ हार्म करना या खुदा न खास्ता कुछ ऐसी गलत हरकत करना जिसको आपको लगेगा मैं अपने आप को करके जो है ना मैं ऊपर चला जाऊँगा अपने चाहने वाले के पास, तो ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं है। कट्टर जहन्नुमी होंगे फिर आप, कन्फर्म जहन्नुमी, बिल्कुल बिल्कुल कन्फर्म और जहन्नुमी अगर है। आपको लगता है कि आपको किसी से हेल्प मांगनी चाहिए, अगर आप किसी इस फेज से गुजर रहे हैं, तो ज़रूर मांगे हेल्प। ज़रूर अप्रोच करें लोगों को आई जो कि थिंक लोगों आपके से ना, आसपास हों, मुझे लगता है लोगों से हेल्प, जो कि जेन्युइन लोग हो, जो हाँ, आपको लगता हो कि जेन्युइन लोग हो, उनसे ज़रूर मांगे हेल्प। बोलें तो कम अज़ कम बोलें तो कि आप इस फेज से गुजर अपनी रहे हैं। फीलिंग्स शेयर करो कि फीलिंग्स यार तो मैं शेयर ये करें, कम्युनिकेट फील करें। कर रहा हूँ। हाँ, ये कम्युनिकेट करना बड़ा क्योंकि ज़रूरी अगर होता मैं है। हेल्प नहीं लेता लोगों से और मैं कम्युनिकेट नहीं करता, तो शायद मेरा वापस लाइफ के अंदर आना बहुत मुश्किल था। शायद मेरा दिमाग पलट जाता, कुछ और हो जाता। और बीइंग अ डॉक्टर मेरा करियर भी था, दाव पे लगा था। मैं पूरा मेरा करियर इतना पीक था, पे थे तुम, पीक पे पर सारी पढ़ चीज़ें रहा चल था, रही हैं हाउस जॉब तुम्हारी। स्टार्ट हुई थी उस टाइम। तो मेरा करियर भी दाव पे लगा था। मैंने कहा खुदा ना खास्ता अगर कुछ और हो जाता, मेरा दिमाग पलट जाता या मैं पागल वागल हो जाता, तो कुछ भी हो सकता था। तो लेकिन मैंने हेल्प मांगी। मेरे आसपास कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने हेल्प करना चाहिए और कम्युनिकेट किया मेरे साथ, मेरी चीज़ों को सॉल्व करने की, मेरे साथ सॉर्ट वो जो आउट करने की पैच था वो कोशिश कितने की। टाइम का पैच था? वो जो ये रफ पैच था ये वो रफ पैच 2-3 महीने का चला था। 3 महीने का रफ पैच। उस 2-3 3 महीने महीने के का। रफ पैच में तुम कितना अनकंफर्टेबल रहे कि मैं अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं कर पाया, अपनी माँ के लिए कुछ हाँ, नहीं कर पाया, काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता, राइट? ऐसा महसूस ऐसा ही होता है। था। ओके, इसी से एक चीज़ मैं बात कंटिन्यू करूँगा। मेरी पॉडकास्ट में आज तक मैं हमेशा आखिर में या जिस किसी भी पॉडकास्ट में, अभी रनवे पाकिस्तान की पॉडकास्ट में मैं गया हुआ था, उन्होंने भी मुझसे एक सवाल पूछा कि यार फॉर एग्जांपल अजलान, ये आज आपका आखिरी पॉडकास्ट है, इसके बाद आप कोई पॉडकास्ट
किसी को देने नहीं जा रहे हैं, तो ये पॉडकास्ट में अब आखिरी मैसेज क्या देंगे? तो मैं उन सबको ये कहता था कि प्लीज़ अपने माँ बाप का ख्याल रखो। हाँ बिल्कुल, मैं भी अभी यही कहता हूँ, अपने माँ बाप का ख्याल रखो बॉस, कॉज ये जो काश लफ्ज होता है ना, ये बड़ा डेडली होता है। ये काश का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये 3 महीने का इसका रफ पैच आया था, कहने को तो आसान है 3 महीने, लेकिन 3 महीने में इसकी बैंड बज गई। क्या आई कैन टेल राइट, इस तरीके से ही होता है। तो हर किसी का एक्सपीरियंस होता है, मेरा भी ऐसा एक्सपीरियंस था। मैंने रफ पैच इतना ख़तरनाक था दैट मैंने अपने आप को बाल कर लिया था, मैंने ट्रिमर लिया था और अपने बाल आपको गंजा कर लिया था, इतना ख़तरनाक रफ पैच था। सी, तो क्या काश मैं ये कर लेता, वो कर लेता। इस काश से बचने के लिए जो टोटका है वो ये है कि अगर आपके वालिद साहब हयात हैं, अगर आपकी अम्मा हयात है, वो डांटें, गालियां दें, मारें, पीटें। अगर आपको लगे कि यार आपको ये फील होता होगा यार ये तो मुझे समझते ही नहीं है या समझते ही नहीं है, जानते ही नहीं है मुझे, इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन। आप सुने उनकी, आजकल के बच्चे सुनते नहीं है, बट मेरी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह काश लफ्ज़ नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोगों की ज़िंदगी में होता है, आ जाते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। अगर अभी आप कर सकते हो ना, आप जैसे तुमने ये चीज़ फील की, बट क्या अब तुम वो इंसान नहीं रहे होगे, अब तुम थोड़े बदल गए मैं होगे, काफ़ी बदल गया। तुम चाहोगे कि तुम जो भी तुम्हारे आसपास के लोग हैं उनके साथ ज़्यादा करो, अच्छा सलूक करो, प्यार करो, यू नो, उनकी इज्जत कल करो। किसी ने नहीं देखा और काश वर्ड का इंसान के फ्यूचर में कोई फ़ायदा नहीं होता। काश का क्या करेगा इंसान, पछताने का क्या फ़ायदा। जो आज के अंदर आप जितना कर सकते हैं अपने लोगों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, अपने सराउंडिंग के लोगों के लिए, तो मुझे लगता है वही चीज़ मैटर करती है। क्योंकि कल ना किसी ने लाइफ देखी है, कल कोई हो ना हो, क्योंकि मैं एक एज अ डॉक्टर मैं डेली लाइफ देखता, डेली डेथ्स को देखता हूँ, डेली चीज़ों को देखता हूँ कि मेरे सामने बच्चे एक्सपायर हो रहे होते हैं, क्योंकि मैं एक पीडियाट्रिक इमरजेंसी के अंदर काम करता हूँ। तो मेरे सामने बच्चे एक्सपायर होते हैं। मैं कहता हूँ बच्चों ने कितना कुछ देखना होगा लाइफ के अंदर। 4 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, क्या एज होती है 4 साल की। और अगर आप हॉस्पिटल के दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर काम करें तो 18 ईयर्स का बच्चा आएगा, 19 साल का बच्चा आएगा, 20 साल का लड़का एक्सपायर हो जाता है। तो इन्होंने कितना कुछ देखना होगा, ठीक है, उनकी जगह हम भी तो हो सकते हैं। बिल्कुल। तो कल किसने देखा है? तो इसका मसला ही इसका जो लुब्बे लुबा बनता है वो ये बनता है कि सबके साथ अच्छा सलूक करो। हाँ, मियाना रवि से पेश और जो हमारा इस्लाम बताया, ताकि आलम बरज़क में आपको VIP ट्रीटमेंट मिले। बिल्कुल चाहिए, आसान कर दिया। हाँ। सामा थैंक यू सो मच यार, बड़ा मज़ा आया मुझे, काफ़ी अरसे बाद जो है ना बहुत अच्छी हमारी बात हुई है। एंड आई एम श्योर जो मेरी दर हकीकत की ऑडियंस है ना, उनको भी इस रिमाइंडर की बहुत ज़रूरत थी। एंड आई एम हैप्पी कि तुम आए और तुमने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बिकॉज बहुत अरसे से ना ये वाली बात नहीं हुई थी, इस कस्म की बात नहीं हुई थी। सो अब मैं तुमसे एक आखिरी सवाल ये करूँगा, फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा लास्ट पॉडकास्ट है, वैसे अल्लाह करे तुम बहुत सारे पॉडकास्ट करो आगे, बट अभी तुम्हारे इमेजिन ये तुम्हारा लास्ट पॉडकास्ट है, एंड तुम क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं मैसेज देना चाहूँगा, अगर ये मेरा लास्ट पॉडकास्ट है तो मैं मैसेज देना चाहूँगा कि अपने सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं ना, उनके लिए आज करने की कोशिश करें, कल किसी ने नहीं देखा। मतलब इफ़ यू अगर आपके पेरेंट्स हैं, आपके माँ बाप ज़िंदा हैं, आपकी ख़ास तौर से वालदा हयात हैं, तो उनके लिए आज करें और उनकी बातों को बुरा नहीं मांगें। क्योंकि कल अगर कोई बंदा आपकी ज़िंदगी से चला जाता है जिसको आप कभी भी वापस नहीं ला सकते, तो हमेशा ज़िंदगी में गिल्ट रहेगा, एक काश रहेगा। उस गिल्ट का, उस काश का कोई फ़ायदा नहीं होता जब आपने उस वक्त नहीं किया जिस वक्त करना था। तो बस ये मेरा मैसेज है। वेरी नाइस। ख़वातीन और हज़रात, ये थी आज की पॉडकास्ट। लेट मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा महसूस हुआ, आपने क्या फ़ील किया ये सारी बातें सुन के, आप क्या कहना चाहते हैं ये पॉडकास्ट सुनने के बाद। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।